हेलो व्यूवर्स, आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के कुछ पीवाईक्यूज। और आज की वीडियो आपके बाइलिंगुअल रहने वाली है। इसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू। किसी भी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड किस चीज़ से रिलेट करता है? A sharp decline in the total population, a decline in infant mortality rate, an increase in sex ratio, an increase in the population in the working age group। हिंदी में देखेंगे, किसी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? कुल जनसंख्या में तीव्र गिरावट से, शिशु मृत्यु दर में गिरावट से, लिंगानुपात में वृद्धि से, या फिर कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि से। तो ये आपको बताना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी कंट्री का किस चीज़ से रिलेट करता है। तो ये आपका रिलेट करता है एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप। एक वर्किंग एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि। किसी भी देश की जनसंख्या की लाभांश की घटना संबंधित है कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ट्रू। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पूछा है नॉट ट्रू, यानी कि जो चीज़ गलत है, सही नहीं है। फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो थर्ड स्टेज है आपका, उसके बारे में कौन सी चीज़ जो है वो गलत दी गई है? बर्थ रेट डिक्लाइंस फास्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स ज़ीरो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली स्टेबिलाइजेज इन अ नैरो रेंज, या फिर डेथ रेट डिक्लाइंस बट स्लोली। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के तीसरे चरण में क्या सही नहीं है? जन्म दर में तेजी से घटती है, जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि दर लगभग एक संकीर्ण दायरे में स्थिर हो जाती है, या फिर मृत्यु दर में गिरावट लेकिन धीरे धीरे। तो आपको इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है, इसका जो अलग अलग स्टेजेस है ना, इनके बारे में आपको पहले देखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज है ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, इसमें हाई स्टेशनरी बोला गया है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है इसमें आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही सबसे ज़्यादा है। इस कंडीशन में जो कंट्री होती है वो बैकवर्ड होती है, क्योंकि जो हाई बर्थ रेट है एंड हाई डेथ रेट होता है इसमें। तो पॉपुलेशन की जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो ज़ीरो होती है, लो होती है, लगभग ज़ीरो नहीं होती, सॉरी, बट लो होती है। फिर जैसे ये सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है आपकी, इसमें क्या है, डेथ रेट तो आपका बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन आपकी बर्थ रेट उतनी की उतनी ही है, स्टेबल है, जिसको हम अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। नाउ जो थर्ड स्टेज जिसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्या है, आपकी डेथ रेट तो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा स्पीड से डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, डेथ रेट तो डिक्लाइन हो रही है, बट बर्थ रेट भी साथ में डिक्लाइन हो रही है, लेकिन ज़्यादा स्पीड से हो रही है, जिसको हम लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। नाउ फोर्थ स्टेज जो है, इसमें आप देखिए कि जो आपकी डेथ रेट है वो आते आते अब धीरे धीरे, रेट कम है इसका, ये डिक्लाइन तो हो रही है, स्टेबल हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। बट ये जो बर्थ रेट है, ये धीरे धीरे डेथ रेट से भी लो जा रही है, जिसको हम लो स्टेशनरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी कम हो गया है। ये बर्थ रेट आपका धीरे धीरे ज़्यादा कम हो रही है और डेथ रेट आपका अब स्टेबल हो रही है।
नाउ जो अब जब ये 5th स्टेज में एंटर करते हैं तो डेथ रेट जो है वो आपका बर्थ रेट से ज़्यादा है। डेथ रेट यानी कि कंट्री में किसी भी कंट्री का जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लोग मर रहे हैं, और बर्थ रेट कम हो रहा है, यानी कि डिमिनिशिंग पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाती है। जो स्टेज है 5th स्टेज, यहाँ पर जो है डेथ रेट एक्सीड्स बर्थ रेट्स एंड जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल है फ्रांस। फ्रांस अपीयर्स टू अप्रोच दिस स्टेज, ये जो स्टेज है 5th वाली, ये फ्रांस अपीयर करता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टेजेस थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। ओके, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम ज़ीरो, क्योंकि आपने देखा अभी अभी कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़ीरो नहीं हो रही है। 3rd स्टेज में आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ ज़ीरो नहीं है, लो हो गई है, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट रिप्रोडक्शन रेट। जो रिप्रोडक्शन रेट है आपका, उसके बारे में कौन सी बात ट्रू है? यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रू, नॉट ट्रू नहीं पूछा है, ट्रू पूछा है। निम्नलिखित में से क्या शुद्ध प्रजनन दर के लिए सही है? कौन सी चीज़ सही है? तो इट रिलेट्स टू एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स बोर्न टू अ फीमेल। यह एक महिला से पैदा हुई बेटियों की औसत संख्या से संबंधित है। बिल्कुल सही। इट रिलेट्स टू द लाइफ स्पैन ऑफ फीमेल। नहीं, ये लाइफ स्पैन से रिलेट नहीं करता है। नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है आपका, वो आपका इससे रिलेट करता है कि एवरेज जो नंबर होता है डॉटर्स जो पैदा होती हैं बेटियां, उससे रिलेट करता है। यह एक महिला से पैदा हुई बेटियों की औसत संख्या से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर पॉपुलेशन डिविडेंड टू मैनिफेस्ट। पॉपुलेशन डिविडेंड से कौन सी चीज़ ट्रू है? जनसंख्या लाभांश को प्रकट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिटवीन 0 to 7 years इज़ लाइकली टू इंक्रीज। अब ना पॉपुलेशन डिविडेंड की ये जो आपको सिर्फ एक एज का क्राइटेरिया भी पता होगा तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं 0 से 7 तो नहीं था, 0 से 7 वर्ष नहीं था, 8 से 15 भी नहीं है, आपका क्या है 15 से 64, 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या बढ़ने की संभावना। ये जो है पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 64 ईयर्स इज़ लाइक टू इंक्रीज। ये वाला आपको सिर्फ 15 से 64 भी अगर याद है ना, इसके आसपास का जो भी क्राइटेरिया दिया होगा तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा लगभग, है ना। आप क्वेश्चन देखते ही इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो। द करेक्ट आंसर इज सी। Next question is the hedonic price method measures the value of environmental assets through। hedonic जो प्राइस मेथड है ये environmental assets को कैसे मेज़र करता है? hedonic मूल्य पद्धति पर्यावरणीय संपत्तियों के मूल्य को किस माध्यम से मापती है? using existence of environmental assets, using linkages between variation of in-house prices, using WTP to value of environmental asset, using WTA to value of environmental assets। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और आपका ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा यूजिंग लिंकेजेस बिटवीन वेरिएशन ऑफ इन हाउस प्राइसेस। घर की कीमतों में बदलाव के बीच संबंधों का उपयोग करना। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। Under some conditions, it makes no difference to efficiency whether the polluter has a right to pollute or the victim has a right to clean air. This statement is related to work of। ये statement actually दी किसने थी? कुछ शर्तों के तहत
इससे दक्षता पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रदूषक को प्रदूषित करने का अधिकार है या पीड़ित को स्वच्छ हवा का अधिकार है। ये कथन किसके कार्य से संबंधित है? तो आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आर कोस, इसने दी थी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आर कोस है। ये जो भी स्टेटमेंट है ना ये वाली कि कुछ कंडीशंस के तहत, कुछ शर्तों के तहत कौन से इसमें दक्षता कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रदूषक जो प्रदूषण फैला रहा है क्या उसे प्रदूषण फैलाने का अधिकार है, या फिर जो पीड़ित है जैसे एक आदमी सिगरेट पी रहा है तो क्या उसे सिगरेट पीने का अधिकार है, पॉल्यूशन फैलाने का अधिकार है, और एक आदमी जो उसके साथ में बैठा हुआ है जो उसे इनटेक कर रहा है, जो भी उससे धुआं निकल रहा है वो ले रहा है, तो क्या उसे एक स्वच्छ वातावरण का, स्वच्छ हवा का अधिकार है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आपकी आर कोसे ने दी थी। Correct option is second. Now the next question is, market failure occurs in case of most of the environmental goods because जो बहुत सारे environmental goods हैं उनके केस में मार्केट फेलियर अकर्स होता है। क्यों होता है? आपको बेसिकली इसमें जवाब देना है कि क्यों होता है, रीज़न बताना है। अधिकांश पर्यावरणीय वस्तुओं के मामले में बाजार की विफलता होती है क्योंकि एनवायरमेंटल गुड्स आर राइवल प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल गुड्स आर एक्सक्लूडेबल प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल गुड्स आर नॉन राइवल इन प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल गुड्स आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। तो जो एनवायरमेंटल गुड्स हैं, जो पर्यावरणीय सामान गैर प्रतिद्वंदी हैं और उपभोग में गैर बहिष्कृत हैं। आपको इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि जो एनवायरमेंटल जो गुड्स है ना ये नॉन राइवल भी हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल भी हैं, इसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, फोर्थ वन। नाउ अगेन आपका सेम क्वेश्चन आया, विच एज स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, गलत ऑप्शंस को, है ना। ये भी नहीं है। आपका सही क्या हो जाएगा? 15 to 59। मतलब आपको लमसम उस चीज़ से रिलेटेड जो आपका एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक दो मतलब ईयर कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपने जो अभी पीछे देखा था उससे रिलेटेड क्या रिलेटेड दे रखा है? 15 to 59। सही आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रोपाउंडेड ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी थी? जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रॉबिन्स ने डेल्टन, कैनन या कैर सॉन्डर्स ने? रॉबिन्सन, डेल्टन, कैनन, कैर सॉन्डर्स। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय एडविन कैनन। किस में दिया था इसने? इन हिज बुक वेल्थ। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वन। द थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैनन ने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया था अपनी बुक में जिसका नाम था वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not correct about population growth? Which of the following is not correct about a population pyramid? आपका पॉपुलेशन का जो पिरामिड है इससे कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है इसके बारे में। आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये, आई होप आपने पॉपुलेशन पिरामिड देखा होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, रुकिए। या हियर इट इज़। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो पॉपुलेशन का पिरामिड है, आप ऑप्शन देखते जाइए और पिरामिड को भी देखते जाइए। ऑन द राइट साइड ऑफ पिरामिड वुमेन्स एज स्ट्रक्चर इज शोन। तो आपका इस पिरामिड के राइट साइड में, यानी कि इस साइड में, यहाँ पे क्या दिया है? लेफ्ट साइड में मेल, राइट साइड में फीमेल। तो क्या आपका ये ऑप्शन सही है? ऑन द राइट साइड ऑफ पिरामिड वुमेन्स एज स्ट्रक्चर इज शोन।
यस, आपका परफेक्टली करेक्ट है, क्योंकि राइट साइड में आपका फीमेल है, लेफ्ट साइड में आपका मेल है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आपको नॉट करेक्ट बताना है जो गलत है। इट शोज एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। आपका एज ग्रुप इसमें बता रहा है और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, क्योंकि मेल और फीमेल का बता रहा है, यानी कि बी वाला भी आपका सही हो गया। An expensive pyramid is narrow at the base, but it expands as it moves up towards higher ages. तो क्या आपको नीचे से नैरो दिख रहा है और ऊपर से एक्सपेंशन दिख रहा है, ऊपर से चौड़ा बड़ा दिख रहा है और नीचे से छोटा दिख रहा है? तो नहीं, आपका इसमें क्या है, नीचे से आपका बड़ा है ना, नीचे से आपका एक्सपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये नैरो हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि सी वाला नॉट ट्रू है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। एक विशाल पिरामिड आधार पर सकरा होता है, लेकिन जैसे जैसे यह उच्च आयु की ओर बढ़ता है यह फैलता जाता है। तो नहीं, ये फैलता नहीं जाता है, ये पतला होता जाता है, नीचे से ही फैला होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। Next question is, which of the following methods would be used for estimation of price change of a house due to either pollution or good environment, like existence of park and scenic beauty? प्रदूषण व अच्छे वातावरण जैसे पार्क या प्राकृतिक सुंदरता के कारण घर के मूल्य परिवर्तन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो सीधे सीधे आपको हो जाएगा हेडोनिक मेथड। हेडोनिक विधि से ये आपका उपयोग करके आकलन किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।